जय उत्तराखंड। मैं नंदन सिंह बिष्ट लेके आया हूँ देहरादून राजधानी उत्तराखंडियों की परेशानी। तराई अतिरिक्त बोझ तले और पहाड़ भगवान भरोसे। उत्तराखंड राजधानी पर चर्चा का पार्ट 3 है ये। इससे पहले मैंने 2 पार्ट जारी किए हैं और एक महत्वपूर्ण चर्चा है, क्योंकि राजधानी का जो फैसला हुआ उसने हमारे उत्तराखंडियों के जीवन पर बहुत दुष्प्रभाव डाला है। दल हैं जिनका मेन भूमिका रही है वहाँ की राजनीति में। जो मेन भूमिका वहाँ की राजनीति में अदा कर रहे हैं वो पार्टियां, चाहे वो भाजपा हो कांग्रेस हो, दोनों का ही 20 साल पर वहाँ पर राज्य रहा। भाजपा किसी मुद्दे को, जो जन विरोधी मुद्दा होता है, उसको अगर लाती है कांग्रेस के वोट पे कब्जा करने के लिए, तो वो कांग्रेस की आड़ लेता है। और अगर कांग्रेस लाती है तो भाजपा की आड़ लेती है। जनता का किसी को डर नहीं है। और ये जो राजधानी का मुद्दा भी है, वो जहाँ जहाँ जन विरोधी कदम, राजधानी का देहरादून जो राजधानी है, वो जन विरोधी कदम भाजपा ने स्टार्टिंग में उठाया, कांग्रेस ने उस मिशन को आगे बढ़ाया, परंतु एक दूसरे का सहारा लिया। भले ही उन्होंने कहा कांग्रेस ने ऐसा किया, हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। भाजपा कहती है, कांग्रेस कहती है भाजपा ने किया, हमने क्या किया, उसी को आगे बढ़ाया। परंतु जनता क्या चाहती है उस पर कभी भी इन्होंने चर्चा नहीं की। जब भी चर्चा, आपने कोई डिबेट अगर सुने हो, तो कांग्रेस का नाम लेते हैं, भाजपा का नाम लेते हैं, जनता का नाम कोई नहीं लेता। जनता क्या चाहती है इस पे ना कांग्रेस बोलती है ना बीजेपी बोलती है। जनता का भय जो जो होना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं इनके दिमाग में नहीं है। वो जो भी कोशिश करते हैं, वो जो दूसरे के वोटों पे शहद डालने के लिए वो कोशिश करते हैं। और देहरादून भी ऐसा ही एक मुद्दा बन गया है उनके लिए। उत्तराखंड वासियों के विरोध में, या उत्तराखंड वासियों के जो हितों के खिलाफ लिया गया डिसीजन ना होके, वो अपने वोटों को जो पर ज़्यादा वोटों के लिए जो कांग्रेस के फेवर में हों या बीजेपी के फेवर में हों, एक दूसरी पार्टी ये कोशिश करती है। और देहरादून पे ज़्यादा इसलिए फोकस वो कर रहे हैं। उनको उस जनता की चिंता नहीं है, या जो राज्य जिस उद्देश्य से लिया गया था उसकी चिंता उनको बिल्कुल नहीं है। उनको चिंता है तो कांग्रेस ने इसको क्यों किया, कहीं इसमें वोटों का लाभ तो नहीं है। वो कांग्रेस के ही डिसीजन को, अगर वो देहरादून के फेवर में, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। बीजेपी ने देहरादून के फेवर में जो निर्णय लिए हैं, कांग्रेस को आगे बढ़ा रही है। और ये जो पहाड़ के फेवर में निर्णय लिए गए हैं, उसको ये उन पर काम नहीं करते हैं, क्योंकि इनको जो वहाँ के मतदाता हैं, जो वहाँ के निवासी हैं, उनकी भावनाओं का जरा भी वो सम्मान नहीं करते, ना ही उनको उसका डर है। मैंने जो पार्ट 1 इस देहरादून राजधानी उत्तराखंडियों की परेशानी का जारी किया था, उसमें था दिल्ली की जो इनकी मेन फोकस है, जो इससे जुड़े हुए हैं। देहरादून जो इनका राजा, जो इन्होंने अपना वो जमा दिया है, मठाधीश हो गए हैं देहरादून में, वो इसका मेन कारण ये है कि देहरादून की दिल्ली से नज़दीकी है। यानी कहीं ना कहीं दिल्ली का प्रभाव ज़्यादा है, बजाय उत्तराखंड के लोगों के बजाय। उनको उत्तराखंड के लोगों की चिंता से ज़्यादा दिल्ली की चिंता है। और दिल्ली की चिंता के वजह से इन लोगों ने देहरादून में राजधानी बनाई है। और जो अधिकारी हैं, उनके लिए पहले ही देहरादून एक अच्छी सिटी रही है। देहरादून जब हम उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के साथ था, तब भी देहरादून में
के कार्यालय थे, तो उसमें भी देहरादून और जो हमारा उत्तराखंड का मैदानी और तराई क्षेत्र है, ये पहले से ही करीब 80% डेवलप था। और उस पर अगर जो राजधानी बनी या फिर जो आज गतिविधियां हो रही हैं, जो भी विकास कार्य के नाम पर तराई पर काम हो रहा है, वो तराई का विकास नहीं, उस पर अतिरिक्त बोझ डाल रहा है तराई को अब। क्योंकि किसी की एक कैपेसिटी होती है, तो जितना बोझ उसने सहन करना था, जो विकास की सीमाएं थी, वो पहले ही 80% से ज़्यादा थी तराई की। चाहे वो देहरादून हो, चाहे वो हमारा हरिद्वार हो, या नीचे उधम सिंह नगर का बेल्ट हो, ये सारे क्षेत्र ऐसे हैं जो पहले ही राज्य बनने से पहले 80% से ज़्यादा डेवलप थे। और राज्य बनने के बाद इन पर दबाव बना, और जिसने वहाँ पे सुविधाएं या बेहतरी करने के बजाय उनका स्वरूप बदला है। यानी मैदानों पर भी देहरादून राजधानी बनने के बजाय अतिरिक्त दबाव बना है, जिसने जो एक बेहतर शहर उनको बनना चाहिए था, उससे बजाय वो बदतर शहर हो गए। और वही बदतरी जहाँ वहाँ पर अतिरिक्त बोझ डालने के बजाय से तराई पर या देहरादून राजधानी बनाने के बजाय हुआ, की वजह से बदतरी वहाँ की बढ़ी है, हमारे तराई की या देहरादून की, हरिद्वार की, उधम सिंह नगर की। वहीं उपेक्षा के कारण पहाड़ की बढ़ी है। और इसका दूसरी जो कारण रहे हैं देहरादून पर राजधानी बनाने, जो मैंने पहले वीडियो में वो किया था, चर्चा की थी, कठपुतली नेता जो हैं, जो केंद्र पे दिल्ली में बैठे अपने इलाकाओं के सहारों पर इशारों पर चलते हैं, उनका भी विशेष योगदान इसमें रहा है। और कुछ लोग जिनके अंदर सेवा भावना नहीं है, वो चाहते हैं चुनाव जीतो, इनके इन कारण करोड़ों रुपया खर्च करके कहीं से इनको माफिया गलत धन्ना सेठों का पैसा इनके पास आता है, उससे चुनाव लड़ते हैं। उसके बाद इन्हें जनता की बजाय उनकी सेवा में जुटने का समय मिल सके, इसके लिए भी ये देहरादून राजधानी रखना चाहते हैं। क्योंकि अगर ये गैरसैंण जाते हैं तो उनको जनता के लिए काम करना पड़ेगा, जनता से घिरे रहेंगे, जनता का दबाव रहेगा, जन दबाव रहेगा, जन भावनाओं के अनुरूप काम करना पड़ेगा। देहरादून एकांत मिलेगा तो जिन्होंने इनको फाइनेंस किया है, जिन्होंने इनको चुनाव जिताने में मदद की है, उनकी सेवाओं पर ये समय दे सकते हैं। ये भी एक वजह देहरादून राजधानी बनाने का रहा है, ये नज़र आता है। ये मैंने अपने पहले वीडियो में भी चर्चा की थी। और दूसरी चीज़ जो मैं इसी को दूसरे शब्दों में कहूँ तो भ्रष्टाचार, जो उत्तराखंड के अलग अलग सरकारों का भ्रष्टाचार खुल के सामने आता है कि इस सरकार में ये भ्रष्टाचार हुआ, इस सरकार में ये भ्रष्टाचार हुआ, उसकी वजह भी देहरादून राजधानी एक सुरक्षित जगह है, जहां से आप राज्य विरोधी गतिविधियां कर सकते हो या भ्रष्टाचार को पनपा सकते हो, फल फूल सकता है। अगर गैरसैंण में रहोगे तो वहाँ भ्रष्टाचार को इतने फलने और फूलने का मौका नहीं मिलेगा। देहरादून में रहने से भ्रष्टाचार को फलने और फूलने में अच्छा मौका मिलेगा, इनकी अच्छी मोटी कमाई हो सकती है। इस वजह से भी इन्होंने देहरादून में राजधानी को रखा हुआ है। ये दूसरा जो पहलू समझ में आता है, ये मैंने जनता से दूरियां बनी रहेंगी, जनता को कम समय देना पड़ेगा। जब जनता ने देहरादून जाना शुरू किया तो उनको फटकार मिली, और एक बंदे ने जनता दरबार में ही जहर खाया। उसकी वजह ये चाहते नहीं हैं कि जनता हमारे पास ना आए, ये चाहते हैं जनता यहाँ पर ना आए, ताकि हमारे लिए, उनके लिए जिन्होंने इनको चुनाव जिताने में सहयोग किया है, फाइनेंस दिया है, पैसा दिया है, उनके लिए कार्य कर सके। इसलिए जनता को अपने से दूर धकेलने की कोशिश करते हैं। उसी का एक हिस्सा देहरादून राजधानी भी नज़र आती है। अब ये है कि मैंने जो, ये तो पहले वीडियो में मैंने सारी चीज़ों के बारे में चर्चा की थी, क्योंकि जनता से दूरी बनाने की वो है और दिल्ली से नज़दीकी बनाने का एक जरिया है। और यही नहीं, गलत कामों को पनपाने में, भ्रष्टाचार को फलने फूलने में देहरादून सहायक हो सकता है बजाय गैरसैंण के। इसलिए भी देहरादून राजधानी ये बना के रखते हैं। दूसरा, मैंने जब वीडियो जारी किया, जब हम अगर एक ईमानदार पहल करते हैं, कोई भी व्यक्ति एक अगर इसको किया जाए, तो अगर उसका कोई नया कारोबार वो स्टार्ट करता है, नया राज्य था वो भी एक नया कारोबार की तरह था,
तो वो अपने कार्य क्षेत्र का अध्ययन करता है और उसके बाद डिसाइड करता है कि मुझे कहाँ से काम शुरू करना चाहिए। और निश्चित तौर पर वो अपने कार्य क्षेत्र में चुनाव करने से पहले कार्य क्षेत्र को कवर करने के वो चाहता है कम से कम समय में मैं अपना कम से कम खर्चे में अपने पूरे क्षेत्र को कवर कर सकूं। ऐसी जगह से वो काम को स्टार्ट करता है। परंतु उत्तराखंड के साथ दुख इस बात का है कि ऐसी जगह राजधानी बनाई जिससे देहरादून आज भी करीब 650-700 किलोमीटर दूर है। तो क्या इसमें एक ईमानदारी थी देहरादून राजधानी बनाने और या आज की डेट में है कि हम अपने उस कारोबार के प्रति, अपने राज्य के प्रति, अगर राज्य को हम अपना एक कारोबार मान के चल रहे हैं, राज्य की बेहतरी को हम अपना कारोबार मान के चल रहे हैं, तो क्या हम राज्य के हर कोने में कम से कम समय में कम से कम खर्चे में जाने के इरादे से हमने देहरादून पर राजधानी बनाई। और दूसरी चीज़, जब हम बात करते हैं कि पलायन की बात करते हैं, पलायन को बातों से नहीं रोका जा सकता, पलायन को आयोग बना के नहीं रोका जा सकता है। पलायन को रोकने के लिए योजना होनी चाहिए, सोच होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए। और मैं एक बीच में एक बात, मैंने जब दूसरा वीडियो जारी किया था राजधानी के मामले में, मैंने एक बात की थी, अगर कोई भी व्यक्ति, जब मैं कारोबार की बात कर रहा हूँ तो वो हमेशा कोशिश करेगा मेरा जो कार्य क्षेत्र है उसको मैं कम से कम समय में कम से कम खर्चे में कवर कर सकूं और बेहतर सेवा अपने क्षेत्र में दे सकूं। उस इरादा से वो अपने कार्य, जहाँ पर कार्य शुरू करता है उसको स्टार्ट करता है और अपने क्षेत्र को कवर करता है। दूसरी क्षेत्र, हम पलायन को रोकने की बात करते हैं, हम अपने मैन पावर को जो जवानी और पानी की बात करते हैं पहाड़ के रोकने के लिए, और उसको रोकने के लिए हम में कहीं ना कहीं ऐसी ताकत होनी चाहिए कि हम ज़बरदस्ती तो किसी के साथ कर नहीं सकते, ज़बरदस्ती तो किसी को रोक नहीं सकते। हमारी जो अपना आकर्षण होगा, हमारी जो अपनी गतिविधियां होंगी वो उनको रोकने में कामयाबी होंगी। उसके लिए हमारा जो केंद्र है, जो हमारी राजधानी है, जहाँ से हमारी गतिविधियाँ शुरू होनी है, वो इतना महत्वपूर्ण होना चाहिए, उसका चुनाव इतना महत्वपूर्ण होना चाहिए था कि लोगों की मानसिकता को हम अपनी ओर आकर्षित करें और वो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये समझ आए नहीं, कहीं ना कहीं सकारात्मक पहल हुई है और हमारा राज्य सही दिशा में चल रहा है। परंतु देहरादून निर्णय ने उसके खिलाफ एक ऐसा माहौल बनाया, लोगों को हताशा हुई देहरादून राजधानी बनने पर। और जो एक मैं अगर सोलर फैमिली की बात करूं, सौर परिवार की बात करूं, सूरज अपनी तरफ इसलिए आकर्षित नहीं करता कि अगर सूरज एक किनारे, सारे जो उसके ग्रह हैं वो उससे अगर बहुत ज़्यादा दूरी होते तो शायद सूरज के इर्द गिर्द वो नहीं घूमते और वो सारे उसके ऑर्बिट को छोड़ के निकल जाते। परंतु सोलर फैमिली हमेशा उसने इतने डिस्टेंस पर उनको रखा है ताकि वो उनको आकर्षित कर सके, अपने कंट्रोल में रख सके, और इसीलिए जो सोलर फैमिली के सारे मेंबर हैं उससे जुड़े हुए हैं। परंतु उत्तराखंड का अगर हम सूर्य माने देहरादून को, देहरादून की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो बाकी क्षेत्रों को भी नियंत्रित कर सके, कंट्रोल कर सके, और इसलिए पलायन भी बड़ा है। उसने दो देहरादून की सोच से पहले देहरादून के समांतर ऐसे दिल्ली आ जाता है, दूसरे से बड़े शहर आ जाते हैं जो देहरादून से ज़्यादा आकर्षित करते हैं हमारे लोगों को। अगर इसकी बजाय गैरसैंण राजधानी होती तो शायद वो दिल्ली की सोचते तक नहीं, क्योंकि गैरसैंण उनके पड़ोस में हो जाता और गैरसैंण के आसपास कोई थी जो गैरसैंण सकती थी। ये भी एक कारण रहा है जो पलायन को बनाने में प्रमुखता रही है। और लोग, क्योंकि अगर सरकार ने त्याग किया होता, सरकार में बैठे लोगों ने एक सोच रखी होती नए कारोबार को स्टार्ट करने के लिए, नए त्याग और समर्पण की भावना से वहां पे राजधानी बसाई होती, तो लोग भी हो सकता है जो अच्छी नौकरियां भी छोड़ के उत्तराखंड की तरफ रुख करते और सरकारों का सहयोग करते और एक बेहतर राज्य बनता। परंतु अगर हमारा मुखिया जो हमने चुने हैं, जो हमारे मंत्री हैं, जो राज्य को चला रहे हैं, उनकी सोच ये कहती है कि हमको वहाँ ठंड लगती है, पहाड़ों पर सुविधाएं नहीं हैं, गैरसैंण में एक मतलब जिंदगी कठिन है, तो फिर जो एक इंडिविजुअल है जिसके पास केवल अपनी जिम्मेदारी है, भाई राज्य की जिम्मेदारी जिसने ली है, सारी जनता की जिम्मेदारी जो ली है, वो बड़े आराम से अगर इस तरीके के बयान दे सकता है, तो जो अपने व्यक्तिगत
जिसके पास जिम्मेदारी है वो भी उसको अपनी बेहतर ज़िंदगी के लिए प्लान करेगा ही करेगा, क्योंकि ये उसके अनुकरण करते हैं। जब एक जिसने जिम्मेदारी लिया है, जिसको जनता ने अपना प्रतिनिधि चुन के भेजा, अगर वो राज्य से दूर देहरादून रहने का निर्णय लेता है, बात करता है हमको ठंड लगती है, दूसरी असुविधाओं की बात करता है, वोट लेने तो चले जाता है वो उन जगहों पे, और वोट लेने के बाद वो ऐसी जगह पे पहुंच जाता है, तो एक इंडिविजुअल जिसने मेहनत करके कुछ उसने अपनी काबिलियत हासिल की है, तो वो भी अपने परिवार की बेहतर ज़िंदगी के लिए क्यों नहीं पलायन करेगा, ये भी हमको सोचना पड़ेगा। और ये एक एटॉमिक थ्योरी भी है, और मैंने सोलर फैमिली के बारे में बताया था, उसका भी एक यही चीज़ कहती है कि हमको अगर किसी को अपने साथ जोड़ के रखना है, अपने साथ केंद्रित करके रखना है, तो हमारे पास इतना आकर्षण की ताकत होनी चाहिए कि हम उनको कंट्रोल कर सकें। वो चाहे मनोवैज्ञानिक आकर्षण हो, चाहे वो दूसरे तरीके का आकर्षण हो, अपने गतिविधियों का हम करें और सुविधाएं दें, तो ये चीज़ें जोड़ सकते। पर देहरादून सारी चीज़ों में ना आज रहा ना भविष्य में रहेगा, चाहे वो देहरादून की वकालत कोई कितना भी कर ले, परंतु देहरादून ना आज है ना पहले था 20 साल पहले, ना आने वाले भविष्य में होगा, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी जो जगह है, देहरादून जिस स्थान पर है, वो कभी कभी नहीं वो देहरादून के पूरे लोगों को भी आकर्षित नहीं कर सकता, उसमें इतनी ताकत नहीं है, क्योंकि देहरादून को आकर्षित करने से पहले वो सहारनपुर को आकर्षित कर देगा। सहारनपुर उसके इतने नज़दीक है, मतलब देहरादून का रहने वाला व्यक्ति ही देहरादून जहाँ पे ऑफिसेज है वहाँ पहुँचने से पहले सहारनपुर और लोगों को, बाहर के लोगों को आकर्षित कर सकता है, और जो सुविधा उनको मिलनी थी उससे पहले उसका फ़ायदा वो लोग उठा देंगे जो राज्य से बाहर के लोग हैं। तो ये मैंने जो अपना दूसरा वीडियो जारी किया था की थी। आज मेरा जो इस वीडियो में मैं मेनली चर्चा करूंगा उसमें है कि हमने कहीं ना कहीं देहरादून का चुनाव करके राज्यवासियों के साथ ही नहीं, इस देश के साथ भी धोखा किया है, चाहे वो केंद्र सरकार रही हो, चाहे वो कहीं ना कहीं इस राष्ट्र के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। राज्य आंदोलनकारियों ने इस देश की सुरक्षा को लेकर अलग राज्य की बात की थी, गैरसैंण की बात की थी। हमने सोचा था गैरसैंण राजधानी होगी तो हमारी सीमाएं भी सुरक्षित होंगी, और हमें इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि जो चीज़ हमारी ज़्यादा सुरक्षित हो, जहाँ ज़्यादा परेशानी हो, वहाँ ज़्यादा फोकस रखा जाता है, उस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। जो चीज़ कमज़ोर होती है वहाँ ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। अगर बच्चा भी किसी सब्जेक्ट में कमज़ोर होता है तो उस सब्जेक्ट के ऊपर, उस विषय के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। अगर उत्तराखंड के पहाड़ी ज़िले कमज़ोर है तो वहाँ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत थी, उसके अंदर राजधानी रह जाने की ज़रूरत थी। कहीं ना कहीं वहाँ पर बहुत बड़ी बेईमानी हुई है, ये सबको समझना पड़ेगा। मैं एक राजनीतिक तर्क नहीं दे रहा हूँ, मैं एक व्यवहारिक तर्क दे रहा हूँ जो व्यवहारिक ज़िंदगी में होता है। मैं एक राजनीतिक बात यहाँ पर बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, मैं वो बात कर रहा हूँ कि जो एक आम आदमी सोचता है, एक आम व्यक्ति सोचता है, वो बात को लेकर मैं चर्चा कर रहा हूँ। और अगर हम ईमानदार थे अपने देश के प्रति, हम अपने को राष्ट्रवादी कहते हैं, हम देश के अपने को सच्चे सबूत मानते हैं, अगर हम देश के प्रति ईमानदार थे, देहरादून एक ऐसी जगह है जहां पहले से मैंने बताया केंद्र सरकार के क्या कार्यालय पहले से है, कई ऐसे कार्यालय जो केंद्र सरकार के हेडक्वार्टर है वहां पे। तो देहरादून और हमारे तराई का क्षेत्र जो है बेल्ट है, वहाँ पे उत्तर प्रदेश के भी कई कार्यालय वहाँ पे पहले से मौजूद थे। 80% से ज़्यादा वो डेवलप क्षेत्र था। अगर हमने वहाँ पे कहीं ना कहीं राजधानी बनाई तो कहीं ना कहीं हमने देहरादून के साथ, अपनी तराई के साथ, मैदानों के क्षेत्र के साथ उत्तराखंड के अन्याय किया है, उन पर अतिरिक्त बोझ डाला है, जिस बोझ को सहने के लिए वो तैयार नहीं थे। भले ही उनको ये चीज़ एहसास नहीं हो, क्योंकि अब जो वहाँ के जो बस्तियाँ थी, वहाँ की जो खेती थी, वहाँ का जो स्वरूप था वो पूरी तरह बदल गया। उसका जो सोच थी, जो कल्पना थी, देहरादून कैसा देहरादून होगा, कैसे हमारी तराई बेल्ट होगा, वो अपना स्वरूप उसका बदल गया। देहरादून राजधानी बनने से जो जिस दिशा को उसने बढ़ना था वो अपना रास्ता वो भी भटक गया, और उसकी वजह से 20 साल में जो हरकतें हुई उससे पहाड़ भी अपनी दिशा भटक गया। मतलब जहाँ वहाँ त्रासदी बड़ी अतिरिक्त बोझ की वजह से, वहीं वो उसकी उपेक्षा से वहाँ पे पहाड़ों पर परेशानियाँ बढ़ी। राज्य की जो
जैसी भी अगर हमारी आम जिंदगी भी होती है तो हम क्या करते हैं कि जो चीज़ कमज़ोर होती है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, जहाँ दिक्कतें ज़्यादा होती हैं वहाँ ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, वो वहाँ ज़्यादा समय दिया जाता है। और वो तब हम दे सकते हैं जब हम उसके नज़दीक हो, वहाँ डेरा डाला जाता है। जैसे अभी लद्दाख में चाइना ने हमला किया तो सारा फोकस लद्दाख पर हो गया, पूरी तरह ध्यान लद्दाख पर दिया गया। प्रधानमंत्री के दौरे हो रहे हैं, रक्षा मंत्री के दौरे हो रहे हैं, मिलिट्री जा रही है, आज राफेल की बातें हो रही हैं। उन लोगों की समझ में क्या उत्तराखंड की त्रासदी समझ नहीं आती? उत्तराखंड के की हालात, जो अगर जिसकी परिस्थितियों के लिए राज्य लिया गया, वो परेशानी कहाँ है? वो परेशानी पहाड़ है। अगर उन पहाड़ों पर राजधानी नहीं हो सकती, तुम देश को भी नहीं बचा सकते, क्योंकि तुम्हारे पास वो सोच नहीं है, वो समझ नहीं है। तुमने उत्तराखंड, आज भी देहरादून की बात कर रहे हो, ये राष्ट्र विरोधी वो सोच है। इसको राष्ट्र और राज्य के हित में नहीं है, राज्य नहीं, राष्ट्र का हित है। क्योंकि उत्तराखंड राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ा हुआ है, नेपाल की सीमा है, चाइना की सीमा है, उससे जुड़ा हुआ है। और कहीं ना कहीं हम उत्तराखंड के खिलाफ अगर निर्णय लेते हैं, हम अपने राष्ट्र के हितों को कुचलने जा रहे हैं, राष्ट्र का अहित कर रहे हैं। इस बात को भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर गैरसैंण राजधानी हम बनाते, शायद आज तक हम अपने चाइना के जो बॉर्डर था, जो हमारा नेपाल का बॉर्डर था, वहां तक अच्छी कनेक्टिविटी बनाने में भी कामयाब हो गए होते इन 20 सालों में। तो कहीं ना कहीं हमने देहरादून के इर्द गिर्द रहकर अपनी सीमाओं को, अपने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को भी असुरक्षित किया है। मैं यहाँ पे एक बताना चाहूँगा कि सन 1962 में जब चाइना ने अटैक किया था, उत्तराखंड जितना भी डेवलप किया ब्रिटिश काल में हुआ, उसके बाद आज की डेट में कुछ रोडें बनी हैं, उस पर मैं एक वीडियो जारी करूँगा रोडों के बारे में। रोडों पर काम हुआ है, वो भी किस तरीके से हुआ, उसमें भी कोई प्लानिंग नहीं, वो भी राज्य के हित में नहीं रही। और वो वीआईपी रोडें बन गई, जो छोटी छोटी रोडें भी थी वो वीआईपी बन गई। इस तरीके से इन्होंने प्लानिंग किया, वीआईपी लोगों के गाँव को जोड़ना शुरू किया, वीआईपी लोगों के घरों को जोड़ना शुरू किया, उनके रिश्तेदारों को के घरों को जोड़ना शुरू किया। जो फायदा राज्य को मिलना था, राज्य की जनता को मिलना चाहिए था, रोडों का जाल जरूर बिछा, कई हजार किलोमीटर रोडें जरूर बनी उत्तराखंड के अंदर, परंतु उत्तराखंड के विकास में वो सहायक नहीं हुई। उन्होंने उत्तराखंड में पलायन बढ़ाया। उसका कारण क्या है कि उन्होंने वो वीआईपी रोडें बनी, एमएलए ने अपने घर जोड़ने की कोशिश की, अपने रिश्तेदारों के घर जोड़ने की कोशिश की, अधिकारियों ने अपने घर जोड़ने की कोशिश की, अपने रिश्तेदारों के घर जोड़ने की कोशिश की, और उन पर जो गांव आ गए वो जुड़ गए। बाकी अभी भी त्रासदी से जूझ रहे हैं। आए दिन खबरें मिलती हैं कि लोग डोलियों में लोगों को जेल ढो रहे हैं। वही कारण, वही सोच इनकी राजधानी के मामले में रही, परंतु इसका खामियाजा राष्ट्र भुगत रहा है। जब आंदोलन चला था, राज्य की बात हुई थी, हमेशा एक तर्क होता था, डिस्कशन होता था, चर्चा होती थी, अगर उत्तराखंड राज्य बनेगा और गैरसैंण राजधानी होगी तो हमारी सीमाएं ज़्यादा सुरक्षित होंगी। हम जो 62 की जो वो हुई त्रासदी हुई, चाइना का अटैक हुआ और हमें जो खामियाजा भुगतना पड़ा, उसके लिए ज़्यादा ताकत से हम तैयार रहेंगे। अगर गैरसैंण राजधानी बनती है, उत्तराखंड राज्य बनता है, तो हमारी नेपाल की सीमा भी, हमारी चाइना की सीमा भी ज़्यादा सुरक्षित हो जाएगी। और क्योंकि राज्य सरकार वहाँ पे जो मिलिट्री होगी, जो सड़कें होंगी, जो कनेक्टिविटी होगी, वो बेहतर हो जाएगी और हम सीमा तक आसानी से पहुँच जाएंगे। परंतु दुख इस बात का है कि जो सत्ता में बैठे हैं, चाहे वो अपने को कितना भी राष्ट्रवादी करते हैं, कि उनका कदम कहीं ना कहीं राष्ट्र विरोधी लगता है। उन्होंने ऐसे कदम उठाए जो हम अभी लद्दाख में देख रहे हैं। अगर वैसी अगर हम लद्दाख की भावना से, अगर हम आज चाइना का बता रहे हैं कि वो उत्तराखंड की सीमा पर भी वही हरकतें करने जा रहा है जो उसने लद्दाख में की, अब क्या करेंगे ये? सन 62 की बात मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि सन 62 में भी यही हुआ। जब चाइना ने अटैक किया तो अचानक अफरा तफरी में रोडें बनाई गई, और उस समय एक गाना भी चला, मैं आपको बता दूं कि जगह जगह पे मोटर रोड़ा बद्रीनाथा हैणी, कुछ दिनों में जिद बेलूला चीन जापाना कणी। बहुत बड़ा गाना चला था कि जगह जगह से बद्रीनाथ के लिए। अब इस समय भी हो रहा है, क्योंकि चाइना आ गया है हमारे बॉर्डर पे, तिब्बत बॉर्डर पर उसने पूरा अपने कनेक्टिविटी बहुत अच्छी कर दी है। तो अब ऑयल वेदर रोड के नाम पर, कर्णप्रयाग रेलवे के नाम पर ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं। और जब इन्वायरमेंट और इसके बारे में झगड़ा चला था तो उस कमेटी ने भी कहा कि उसके लिए चाइना बॉर्डर को ध्यान में रखते हुए
रोड जरूरी है, चाहे इसमें इन्वायरमेंट का या जंगलों का कितना भी नुकसान हो, परंतु देश की सुरक्षा के लिए ये रोड जरूरी हैं। और तो वो हम भी इस चीज़ को मानते हैं कि ये सारी चीज़ें तब होती हैं जब चाइना पहाड़ के विकास के बारे में तब सोचा जाता है जब हमारा जो चाइना का दबाव बढ़ता है। 62 में वही हुआ, और उत्तराखंड में रोड बनी, और उसमें मैं जो रोड आपको गीत बताऊं उसमें भी कहा गया कि हम बद्रीनाथ को जोड़ रहे, और उन्होंने लिखा भी जगह जगह पे मोटर रोड बद्रीनाथ है नहीं, कुछ दिनों में जीत में लूला चीन जापाना कहीं, यानी हम यहाँ से, अब चीन ने तो जो कर रहा था कर दिया, परंतु आश्वासन दिया गया कि हम यहाँ से रोड बनाने से चीन पर दबाव बनाने में कामयाब रहेंगे। पर हमारी सीमा पर रोड पहुँची, जो भी हुआ उससे आज तक ये चुनाव जीतते रहे। 62 में जो रोड बनी चीनी अटैक के बाद जो रोड बनी, उससे ये राजनीति करते रहे। उत्तराखंड की विकास चीन के उस अटैक के बाद थोड़ा रोडें बनी। आज चीन ने फिर दबाव कनेक्टिविटी बनाई, ऑयल वेदर रोडें बन रही हैं, और वो कर्णप्रयाग रेल जा रही है, उसमें भी वही राजनीति हो रही है कि हम पहाड़ों में ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अगर कर रहे हो तो गैर सैन्य के लिए करो, गैर सैन्य को हर जगह से तुम रेल नेटवर्क से जोड़ो। अच्छी कनेक्टिविटी गैर सैन्य की होगी तो हमारे सैनिकों की भी मूवमेंट हमारी सीमाओं तक बेहतर होगी। आप हाईवे से हर जगह से, हर डिस्ट्रिक्ट सेंटर से जो संभावित डिस्ट्रिक्ट 2 दर्जन उत्तराखंड के हैं, उनसे गैर सैन्य को जोड़ो, हाईवे से अच्छे खासे हाईवेज बनाओ। और जो हमारे जंगलों का नुकसान हो रहा है, जो हमारे हरित क्षेत्रों का नुकसान हो रहा है, उनको कम से कम करने के लिए टनलों का ज़्यादा इस्तेमाल करो, पुलों का ज़्यादा इस्तेमाल करो, ताकि जो ये भूस्खलन हो रहा है, आज की ऑयल वेदर रोड बना दिए, रोड हर मौसम में वहाँ बंद रह रही है। उसका कारण क्या है कि वो ज़मीन बहुत खिसकेगी, और वो रोडें ज़्यादा कामयाब होने वाली नहीं हैं, क्योंकि पहाड़ों को इस तरीके से काट दिया गया है कि वो हमेशा जब गर्मी का मौसम होगा तब भी वो धंसते रहेंगे। कहीं ना कहीं हमने दूरदर्शिता का अभाव दिखाया, हमने देखा कि हम रोड बना दें और उसका दूरगामी परिणाम क्या होंगे उसमें भी ध्यान नहीं दिया गया। अगर टनल और पुलों के माध्यम से बनाई होती रोडें तो दूरियां भी कम होती, खर्चा भी कम होता और सुरक्षित भी होती। परंतु उत्तराखंड के अंदर ये दुर्भाग्य है कि वहाँ पर इन चीज़ों का ध्यान नहीं दिया गया, जबकि दूसरे राज्यों में ऐसा है, बड़े बड़े टनल बनाए गए हैं। उत्तराखंड में हाईवेज बनाते समय इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया गया। भले ही रेलवे प्रोजेक्ट में इस चीज़ का ध्यान दे रहे हैं, इस चीज़ को जो कर्णप्रयाग के लिए रेल लाइन जा रही है उस पर ये टनल्स बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं, परंतु इन्होंने इस पर हाईवेज पर नहीं बनाए। और उसका कारण क्या है कि आज तो जो भूस्खलन है वो बड़ा है, जंगल कटे हैं, हरि और पर्यावरण से जुड़े हुए लोगों ने उसका ऑब्जेक्शन किया है, और जो उसकी जो एक्सपर्ट कमेटी जो गठित थी उसने भी इस पे कहा है कि कुछ ने अब राय बताई कि चाइना बॉर्डर की वजह से ये रोड जरूरी है, और कुछ जो अपने अपना स्पष्टीकरण सबने दिया है, फिर भी कहीं ना कहीं चाइना का दबाव उस पर नज़र आ रहा है सबकी तरफ से कि जो हम ऑयल वेदर रोड या रेलवे लाइन बिछा रहे हैं वो चाइना को ध्यान में रख के बिछाई जा रही है। परंतु हम देहरादून फिर भी राजधानी देहरादून बना रहे हैं, इस चीज़ पे कोई चर्चा नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर हम गैर सैन्य जाते हैं तो चाइना को हम कितने मजबूती से चाइना का सामना कर सकते हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। ये कहीं ना कहीं एक बहुत वो है, राष्ट्र के हित में नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है कि जब भी हम इस चीज़ को देख रहे हैं, पहाड़ खाली हो गया है, गांव के गांव खाली हो गए हैं, चाइना के सीमा पे जो लोग रहते थे उन्हें भी गांव छोड़ दिए हैं। अगर वहाँ पे घुसपैठ होती भी है तो कोई बताने वाला नहीं है कि इस गांव का रहने वाला है या बाहर का है, ये उस गांव में कोई है ही नहीं। और इसी तरीके से पहाड़ के अंदर भी गांव, अगर अंदर से भी दूसरे रास्ते से, नेपाल के रास्ते से दूसरे से भी कोई घुसपैठ होती है तो वहाँ की स्थिति भी ऐसी है। और उन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए भी गैर सैन्य राजधानी बहुत ज़रूरी थी, बहुत ज़रूरी है। और हम क्यों देहरादून की जिद कर रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। वहाँ पर किसी का हित नहीं है, जो मैंने बताया वहाँ पर अधिकारियों का दबाव है, अधिकारियों की नौकरी है, बाहर के रहने वाले हैं और वो नहीं चाहते हम पहाड़ के अंदर जाएं, पहाड़ों के हितों से उन्हें कोई मतलब नहीं, उन्हें अपने नौकरी से मतलब है, वो कर रहे हैं। अगर आज लद्दाख पर चाइना ने हमला किया, परिस्थितियाँ कुछ भी हैं, तो कोई भी अधिकारी वहाँ जा रहा है, उसको वहाँ काम करना है। परंतु उत्तराखंड के मामले में कोई इतना ईमानदार नहीं है,
उसको कोई मतलब नहीं है, उसको देहरादून में रमना है, उसको मुश्किलों का सामना नहीं करना है। दूसरी चीज, जो ये कठपुतली नेता हैं वो चाहते हैं जनता से हम समय कम दें, परंतु अपने जो शीर्ष नेता हैं उनका चमचागिरी करें, उनके इर्द गिर्द घूमें, इसलिए भी देहरादून के पक्ष में है। उनको राज्य और राष्ट्र से कोई मतलब लेना देना नहीं है। और जो ये धन्ना सेठों के पैसों से चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतते हैं, और परिणाम क्या होता है कि उनको उनके लिए फिर काम करना होता है, तो वो उनके लिए ज़्यादा समय मिल सके, इसलिए भी वो देहरादून रमना चाहते हैं। ये चीज़ें जो नज़र आ रही हैं, उससे भले ही तराई मैदानी क्षेत्रों का पर दबाव बने, परेशानियां बढ़े, पहाड़ का विकास रुके, उनसे उसका कोई मतलब नहीं है। उनको देहरादून में जो उनको मदद पहुंचाते हैं उनके लिए कार्य करने का टाइम मिलता है। दूसरे में भ्रष्टाचार को फलने फूलने में वहाँ पे अच्छा माहौल है, और जबकि गैरसैंण में आएंगे तो उसकी दिक्कतें आएंगी, ये भी नज़र आता है। और जो मैंने बताया कि अगर हम चाइना या बॉर्डर को या राष्ट्र की सुरक्षा को ध्यान में रखते हैं तो ज़रूरी है कि गैरसैंण राजधानी बनाई जाए, क्योंकि गैरसैंण को हम हर जो हमारे 24 प्रस्तावित ज़िले हैं उत्तराखंड के, अगर हम उनसे कनेक्ट करते हुए रेलवे लाइन बिछाते हैं, हाईवेज बिछाते हैं, तो कहीं ना कहीं चाइना पे दबाव बनेगा। और हाँ, चाइना आंख उठा के नहीं देख पाएगा, वो उसके समझ में आएगा कहीं ना कहीं ये क्षेत्र सुरक्षित है, और इस पर ज़्यादा फोकस केंद्र और राज्य सरकारें दे रही हैं, राज्य के नेताएं दे रहे हैं। परंतु जिस तरीके की हरकतें हमने 20 साल में की हैं, तो चाइना को लगता है कि इन्हें कोई मतलब नहीं इस लैंड की, इनको इस जमीन से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, और वो उस पर फोकस ही नहीं कर रहे हैं। इनको न केंद्र सरकार को इस क्षेत्र से मतलब है, न राज्य सरकार को इस क्षेत्र से मतलब है। तो वो उसको पता है कि मैं आसानी से यहाँ कुछ भी कर सकता हूँ, और ना ही इनको इस चीज़ की ज़रूरत है। अगर उत्तराखंड की उन क्षेत्रों का इनकी ज़रूरत होती तो वहाँ पर जरूर फोकस करते। जो इन्होंने दिखाई हैं, उदासीनता दिखाई है, जो नकारात्मक पॉलिसियाँ रही हैं उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों के प्रति, वो भी कहीं ना कहीं उनने उत्साह बढ़ाया है। उत्तराखंड की सीमाओं पर चाइना का उत्साह उससे भी बड़ा है। तो ये भी देखना पड़ेगा कि अगर गैरसैंण राजधानी होती, शायद हमारी सीमाएं ज़्यादा सुरक्षित होती, और हमारी कनेक्टिविटी भी अच्छी होती हमारी सीमाओं के साथ, और उसका भी झटका देहरादून जो बात करते हैं वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों के लिए भी चुनौतियां खड़ी कर रहे हैं, राष्ट्र को भी असुरक्षित कर रहे हैं। गैरसैंण पर जो की बात करते हैं, जो क्षेत्रीयता की बात है, ऐसा है वो ज़्यादा राष्ट्रवादी कि जो उत्तराखंड के क्षेत्रीय ताकतें हैं, जो उत्तराखंड की क्षेत्रीयता की बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं अगर डिटेल में सोचा जाए, समझा जाए, तो वो राष्ट्रवाद का नारा लगाने वालों से ज़्यादा राष्ट्रवादी हैं। क्योंकि उन्होंने हमेशा ये बात कही है कि कहीं ना कहीं चाइना अगर गैरसैंण राजधानी बनती है, उत्तराखंड राज्य बनता है, जब भी ये चर्चाएं हुई भारत सरकार के साथ, उन्होंने हमेशा एक पक्ष को रखा है कि उत्तराखंड राज्य बनने से हमारी सीमाएं ज़्यादा सुरक्षित होंगी, उत्तराखंड राज्य बनने से चाइना का बॉर्डर ज़्यादा सुरक्षित होगा। परंतु जो हरकतें 20 साल के अंदर हुई हैं, उन्होंने उन सपनों को चकनाचूर कर दिया। तो ये भी समझना पड़ेगा कि जो उत्तराखंड की जो क्षेत्रीय ताकतें हैं वो ज़्यादा राष्ट्रवादी हैं, उनकी बजाय राष्ट्रवादी जो राष्ट्रीय दल है वो उत्तराखंड में कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्र विरोधी लगती हैं, राष्ट्र विरोधी उनकी हरकतें लगती हैं। देहरादून राजधानी की बात करना कहीं ना कहीं राष्ट्र के हित में नहीं है, वो राष्ट्र विरोधी कदम है। और ये तो निश्चित तौर पर है, क्योंकि जो देहरादून राजधानी बनाई है इसने, क्योंकि देहरादून मैंने पहले ही बताया कि 80% जो हमारा मैदानी और तराई क्षेत्र था पहले से डेवलप था राज्य बनने से पहले, और राजधानी बनाने से हमने कहीं ना कहीं उस पर उसकी क्षमता से ज़्यादा बोझ डाल दिया। और जो बाकी उसके बाद वहाँ पे माफिया तंत्र, ठेकेदार, बिल्डर, ये सारे आए, उन्होंने उसका स्वरूप बदल दिया, वो उसकी संस्कृति बदल दी, वहाँ की सभ्यता बदल दी, और जो हमारा तराई है उसका पूरा स्वरूप बदल चुका है। उस पर वो इस सारे बोझ के तले दब गया है। तराई अपना स्वरूप
चाहे संस्कृत के नाम पर हो, चाहे सभ्यता के नाम पर हो, चाहे उसके स्वरूप के नाम पर हो, इसने देहरादून राजधानी ने उसको भी डैमेज किया है, नुकसान पहुंचाया है। तो ये मेरा जो आज का वीडियो था, इसमें मैं यही कहना चाहता था कि कहीं ना कहीं जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि दो चीज़ें, पहले वीडियो में मैंने बताया था, जो निचोड़ मैंने करके कहा था कि कहीं ना कहीं जो हमारे नेता लोग हैं वो चाहते हैं भ्रष्टाचार पनपे, फले फूले, हम जनता से दूर रहें, हम अपने आकाओं के लिए, अपने जो फाइनेंसरों के लिए समय दे सकें, इसलिए वो देहरादून बैठना चाहते हैं। दूसरे वीडियो में जो मैंने कहा था, जो निचोड़ आया था, उसमें ये था कि दो तरह की सोचें हैं। जो एक दिल्ली को फोकस करके काम उत्तराखंड में कर रहे हैं, उनके नज़रों में जब भी वो पॉलिसी बनाते हैं तो दिल्ली नज़र आता है, दिल्ली का दबाव नज़र आता है, तो वो उस अकॉर्डिंग पॉलिसी बनाते हैं। उनके केंद्र में देहरादून अच्छा लगता है। दूसरा जो वहाँ पे वर्ग है, उस जब वो सोचता है उत्तराखंड के बारे में, तो उसके सामने केवल उत्तराखंड का नक्शा समझ में आता है, तो उसको देहरादून, उसको गैरसैंण राजधानी सही लगती है। और आज का जो था, जो मेन मकसद था कि एक तो अतिरिक्त बोझ, उसका स्ट्रक्चर बिगड़ा है तराई का भी, दूसरा पहाड़ का भी स्ट्रक्चर बिगड़ा है, उससे इनका कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा जो सुरक्षा थी, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात थी, इसमें उत्तराखंड राज्य बनाने के समय जो हमने पक्ष रखा था अपना कि इससे राष्ट्र ज़्यादा सुरक्षित होगा, इससे हमारी सीमाएं ज़्यादा सुरक्षित होंगी, इससे कनेक्टिविटी बेहतर होगी सीमाओं तक, उसको भी झटका लगा है। और ये जो अपने को राष्ट्रीय दल कहते हैं, जो अपने को राष्ट्रवादी बनते हैं, इस जो आज का मेरा वीडियो जारी है, इस चर्चा से ये निकलता है वो राष्ट्र विरोधी कहीं ना कहीं नज़र आते हैं उत्तराखंड के मामले में। और जो वहाँ की क्षेत्रीय ताकतें होती हैं, जो वहाँ की गैरसैंण की बात कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी नज़र आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं राष्ट्र के पक्ष में खड़े नज़र आते हैं, वो कहीं ना कहीं सुरक्षित राष्ट्र की बात करने के पक्ष में नज़र आते हैं। और जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, उनको सीमाओं से कोई मतलब नहीं, उनको चाइना की सीमा असुरक्षित हों, चाइना क्या कितना क्या कर रहा है, घुसपैठ हों, हमारे गांव खाली हों, कोई मतलब नहीं उनसे, कोई मतलब नहीं। देहरादून होना चाहिए। और उनके जो कठपुतली नेता हैं, उनके जो आका हैं, उनसे उनकी कनेक्टिविटी बने रहे और वो अपने उनको समय देते रहे। ये चीज़ नज़र आती है इस वीडियो में। ये जो निचोड़ है इस वीडियो में, ये हमें स्पष्ट दिखाई देता है कि जो हमारे राष्ट्रीय दल हैं, उन्होंने जरूर राष्ट्रीय दलों का चोला पहन रखा है, परंतु उत्तराखंड के नाम पर उन्होंने राष्ट्र के साथ धोखा किया है, राष्ट्र की सीमाओं को ज़्यादा सुरक्षित किया है। क्षेत्रीय दल लगातार लड़ते रहे हैं कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा भी ज़्यादा मजबूत हो और इस क्षेत्र का विकास भी ज़्यादा बेहतर हो। इसी के साथ जय हिंद, जय उत्तराखंड।